तो दोस्तों नमस्कार। लीगल बुलेटिन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर जैसा कि रोज बातचीत करते हैं ईशान राहुल जी के साथ। लखनऊ से जुड़ते हैं ईशान राहुल जी, वहाँ के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं हम। और ईशान जी हमें बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो उन्होंने तैयार की हैं आज को आपको बताने के लिए। तो ईशान जी, स्वागत है आपका। प्लीज। नमस्ते सर, थैंक यू। हाँ सर, पहले तो मैं शुरू करता हूँ। एक हल्का सा ब्रीफ दे देते हैं पहले कि कौन कौन से जजमेंट्स हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं डिटेल में। हम्म। तो पहला जजमेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट से है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ। ये एक रिव्यू पिटिशन है। इसमें हुआ क्या था हम्म कि महाराष्ट्र में 2023 अकोला में एक कम्युनल राइट हुआ था। तो उसी के तहत यहाँ पे एक महाराष्ट्र की सरकार जो है रिव्यू रिव्यू में आई थी। और इसमें बिल्कुल। इसकी खास बात यह है कि ये एक स्प्लिट डिसीजन आया है, जिसमें हम्म कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलरिज्म पर बात हुई है। तो हम्म सेक्युलरिज्म पर हमारी बात हुई है, इसलिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्युलरिज्म और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर हम्म। जो है, जो पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर बात हुई है। और हमारे भारत के संविधान के सेक्युलरिज्म का जो पॉइंट है, उस पर बहुत अच्छे से जो है कोर्ट ने बात जी की है। तो ये जी। इंपॉर्टेंट मैटर है। दूसरा मैटर हमारा फिर सुप्रीम कोर्ट से है। इसमें ये कहा गया है कि हियरिंग हम्म हियरिंग के पहले ही अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो ऐसे में कोर्ट को हियरिंग को जो है कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, या फिर यूं कह लें कि उसको जजमेंट अब सुनाने का कोई तुक नहीं बनता है। तो अगर किसी पार्टी की डेथ हियरिंग के पहले ही हो जा रही है और उसके बाद अगर कोर्ट जजमेंट सुना रही है, तो वो जजमेंट नलिफाई हो जा रहा है, वो नल है, वॉइड है। और उसका लॉ पर लीगली वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल। एक हमारा इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये जो है ऑर्डर 22 रूल 6 ऑफ सीपीसी से डील करता है, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जी। तीसरा जजमेंट हमारा फिर सुप्रीम कोर्ट से है, जिसमें कि सेक्शन हम्म 166(3) ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट पर जो है इस पर बात की गई है। देखिए, सेक्शन 166(3) ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में एक टाइम लिमिटेशन पीरियड बनाया गया है, 6 महीने का। यानी कि जिस दिन हम्म घटना होती है उस दिन से 6 महीने के भीतर में ही जो है आपको कंपनसेशन पिटिशन जो है दायर कर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी उसको पिटिशन को इंटरटेन नहीं करेगी कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मैटर में एक इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए ये निर्णय दिया है कि हम्म कोई भी कोर्ट, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो किसी भी हम्म कंपनसेशन पिटिशन को इसलिए जो है डिसमिस नहीं करेगी कि वो टाइम बार्ड है। यानी कि सेक्शन 166(3) क्लॉज 3 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट का जो लिमिटेशन है, उसको फिलहाल के लिए उठा दिया गया है। तो हम्म। इसलिए इसका बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। ये लिमिटेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट था। हम्म। देखिए, अगला जो हमारा केस है वो एक मतलब मैट्रिमोनी मैटर से रिलेटेड है। ये बेसिकली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, जिसको कि सेट असाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि किसी भी हाई कोर्ट को मिनी ट्रायल कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में हमारी हाई कोर्ट्स को एक इनहेरेंट पावर दी गई है, जिसका टाइटल है सेविंग्स ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, जिसमें कि हम्म ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो न्याय के लिए या फिर किसी भी तरीके से जो है इस संहिता में दी गई किसी भी बात को लागू करवाने के लिए वो जो है हम्म किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है, मतलब कि कोई उस पर लिमिट नहीं है। वो अपनी पावर का यूज कर सकती है और संहिता में लिखी कोई भी बात जो है उसकी शक्ति को कम नहीं करेगी। तो इस पावर का यूज करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि हाई कोर्ट कोई मिनी ट्रायल कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ट्रायल कंडक्ट करना हमेशा ट्रायल कोर्ट यानी लोअर कोर्ट का काम है। आपको खाली मैटेरियल फैक्ट पर जाकर के जो है अपने डिसीजन को देना है। तो हम इस पर भी देखेंगे कि कैसे कोर्ट ने यहाँ पर जो है किस तरीके से, क्या ऐसा हो गया कि कोर्ट को ये देखना पड़ा कि एक मिनी ट्रायल कंडक्ट कर दिया गया है। और हम्म एक डिसीजन हमारा ये है कि वो एक इलेक्शन से संबंधित है। हुआ ये था कि इलेक्शन में क्रिमिनल केस था एक कैंडिडेट पर, और जिसको कि डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने। तो उस उनके हम्म जो है जो कैंडिडेचर है उसको हम्म डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट आई थी, लेकिन उनका अपील जो है डिसमिस कर दिया गया है। यानी कि कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि आपको हर हाल में, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है इस तरीके का, तो आपको वो फॉर्म भरते समय उसको उसका जिक्र करना चाहिए। तो उसको हम्म अगर आपने जिक्र नहीं किया है तो ऐसे में हम्म। आपका जो कैंडिडेचर है वो हर तरीके से डिसमिस होने के लायक है, और वही हुआ। तो ये जो है हमारे 5 जजमेंट्स हैं जिस पर कि हम लोग बात करेंगे।
इसमें अच्छा। एक मैं इलाहाबाद का भी जोड़ देता हूँ, एक नहीं दो है, इम्पोर्टेंट है। एक तो SC/ST जी। एक्ट के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ मामला है। यह एक FIR दर्ज कराई गई थी रामकली और उनकी दो बहुओं की तरफ से, जिनका नाम कविता और सविता था। और जैसा कि पीछे की वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसमें जब मुकदमा दर्ज होता है तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजे की राशि मिलती है। तो इन तीनों महिलाओं को 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे मिले थे। इन लोगों ने क्या किया कि मुकदमा तो दर्ज करा दिया, लेकिन फिर बाद में जब गवाही की बात आई तो ये लोग अपने बयान से पलट गए। इसको जो है, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने बहुत सीरियसली लिया, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये सुनाया कि पहला तो ये दिया कि जो तीनों ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा लिया है वो पूरा मुआवजा वापस करेंगी। दूसरा, कोर्ट ने इनके ऊपर 5 लाख रुपए फाइन भी लगाया है, तीनों अच्छा। पे। और ये कहा है कि हाईकोर्ट की कल्याण समिति में ये पैसा जमा करना होगा। और जो ट्रायल कोर्ट है उसको कहा है कि ये जो इन्होंने फैक्ट चेंज किए हैं इससे प्रभावित हुए बिना वो अपना फैसला सुनावे। तो एक हम्म। इम्पॉर्टेंट बात ये थी, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अतीक अहमद का नाम बहुत चर्चित रहा है। 2023 फरवरी में उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये नाम बहुत तेजी से उछला था। तो उमेश पाल हत्याकांड में 7 आरोपी ऐसे हैं जो अभी भी फरार चल रहे हैं। तो इसमें से 4 लोगों की तरफ से, जिसमें एक अतीक का बहनोई था, डॉक्टर अखलाक नाम है, वो मेरठ में उस समय डिप्टी CMO के पोस्ट पे था। उस पे आरोप था कि उसने जो लोग मर्डरर थे उमेश के, उनके अपने यहाँ शरण दी। उसमें एक तो अतीक के का बेटा जो घटना में शामिल था उसका, और एक बमबाज गुड्डू मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, वो 2 लोग उसके घर पहुंचे थे। इसका CCTV फुटेज भी आया था, तो विवेचना में इनका नाम आया। तो ये जेल में है। और जो अतीक का वकील था विजय मिश्रा, वो भी जेल में है। तो ये लोगों के मतलब तमाम आरोप है, उनका ड्राइवर जेल में है। तो कुल 4 लोगों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके जमानत की मांग की गई। इस पे सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी, 29 तारीख को। यह भी केस जो है जस्टिस शेखर यादव की ही बेंच में था। तो आज उसका जजमेंट इन्होंने सुनाया है, और उसमें साफ साफ चारों को जमानत देने से मना कर दिया गया। अपोजिट के वकील थे, उनका ये कहना था कि अभी 7 लोग फरार चल रहे हैं, और इसमें अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं ट्रायल कोर्ट में। इसलिए कोर्ट ने वो याचिका को खारिज कर दिया। तो देखिए, तो पहले केस पे हम आते हैं। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ का केस है। ये बेसिकली एक रिव्यू पिटिशन क्रिमिनल कैटेगरी का केस है। और इसमें हुआ क्या है कि महाराष्ट्र के अकोला नाम की जगह पर मई 2023 में एक कम्युनल राइट हो गई थी। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इसमें से हम्म, कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। अब हुआ क्या जी। था कि इसमें एक बड़ा सवाल आया था पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पद्धति पर। उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को एक निर्णय दिया था। उसमें हम्म, उन्होंने क्या किया कि एसआईटी गठित कर दी। और एसआईटी गठित करनी करी है कि दोबारा से जो है निष्पक्ष तरीके से जो है इस पूरी मैटर का जो है इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन उसमें खास बात ये सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि इस एसआईटी में हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी, दोनों धर्मों के जो है सीनियर ऑफिसर्स रहने चाहिए। ये एक हम्म, विशेष बात उन्होंने हाँ, कही थी हाँ, हाँ, एसआईटी में। हाँ, अब हुआ क्या है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है इसी के उसमें जो है रिव्यू में आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि अब इस हम्म, ऑर्डर का रिव्यू किया जाए। रिव्यू में, जी। में आने के लिए जो उसने अपने तर्क दिए हैं, जो ग्राउंड दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठित करी है वो निश्चित तौर पे बहुत ही वेल इंटेंशनड है। उन सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन ये जी। कहना कि उस कमेटी में जो है विशेष रूप से इस बात का जिक्र करना कि हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग सीनियर ऑफिसर्स उसमें होने चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान में सेक्युलरिज्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उस पर जो है उस पर एक ये क्वेश्चन उठा रहा है कि मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट को ये कहना जरूरी था। मतलब अगर हम कोई एसआईटी गठित हो रही है तो उसमें अलग से बात बताना कि जो है उसमें इस बात को सुनिश्चित करना कि हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रहेंगे ऑफिसर्स उसमें मेंबर्स। तो ये सेकुलरिज्म पर जो है प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी उन्होंने ग्राउंड होल्ड किया कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं प्री जज कर लिया है। यानी कि कोर्ट ने ये पहले से मान लिया है कि अगर मान लें कि खाली हिंदू ही मेंबर्स होते उसमें, तो वो निष्पक्ष जांच ना करेंगे जो है एसआईटी की तरफ से जो। ठीक है, तो इस तरीके के प्री मतलब कि नोशन उन्होंने कोर्ट ने अपने मन में बना रखा है। तो इन दो ग्राउंड्स को लेकर के स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो है रिव्यू पिटिशन जो है लाई थी जो है।
तो इसमें हुआ क्या है कि एक स्प्लिट डिसीजन आया है। देखिए, ये बेंच जो है जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस चंद्र शर्मा का है। और इसमें जस्टिस संजय कुमार जी ने इस डिसीजन का कि उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के सीनियर ऑफिसर्स होने चाहिए, इसका फिर से जो है उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने इसके समर्थन करते समय इसके फेवर में अपनी बात कहते हुए ये कहे हैं कि देखिए, हमारे देश में के संविधान में जो ये क्या कहते हैं सेकुलरिज्म की बात हुई है, वो खाली किताबी न रह जाए, वो खाली संविधान के पन्नों पे लिखी न रह जाए, बल्कि उसका प्रैक्टिकली जो है उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। तो उस प्रैक्टिकलिटी को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर ये बात कही जा रही है कि एसआईटी के मेंबर्स में दोनों कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं ना कहीं उसी सेकुलरिज्म की बात को जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल तरीके से लाने का एक तरीका है। तो इसमें किसी को कोई डाउट दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा जो है जस्टिस संजय कुमार जी का कहना था। तो ये एक स्प्लिट डिसीजन था और एक इम्पॉर्टेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक है ये हमारे उसका जो है सेकुलरिज्म का, इसलिए यहाँ एक तो अच्छा फिर जो एक है चीज वो था। बताना और भी जरूरी है, क्योंकि जो सेकुलरिज्म जी वर्ड, ये संविधान जब समय लागू किया गया था उसमें नहीं था। ये बाद में अमेंडमेंट जी से बिल्कुल। सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया है। हाँ जी, अगला डिसीजन देखिए, इसमें ये कहा गया है, ये एक इस डिसीजन पे बात करने से पहले हम एक मतलब उस पर बात कर लेते हैं। हमारे सीपीसी में एक ऑर्डर 22 रूल 6 के तहत ये बताया गया है कि कोई भी सूट इस बात के लिए एंड नहीं हो जाएगा कि उसमें किसी पार्टी की डेथ हो गई है, बशर्ते वो पार्टी जो है मतलब वो जो ट्रायल चल रहा था उसमें हियरिंग हो चुकी हो। यानी कि हियरिंग के बाद अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, तब कोर्ट को कोई पाबंदी नहीं है, कोर्ट पर कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि वो जजमेंट ना सुनाए। कोर्ट निश्चित तौर पर जजमेंट सुनाएगी और उस जजमेंट का इफेक्ट वही होगा, ऐसा माना जाएगा कि जैसे वो पार्टी अगर जिंदा होती तब जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट होता है जजमेंट का, वैसा ही इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन इसमें बस यही एक बात थी कि जो हियरिंग है वो कम से कम हो चुकी होनी चाहिए उस पार्टी के जीवित रहते। इस केस में क्या हुआ था कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसने प्लेंटिफ के हक में जो है डिसीजन दे दिया। तो हमारे डिफेंडेंट में जो है दो पार्टियां थी, मतलब दो लोग डिफेंडेंट्स थे। ये जाते हैं जो है फर्स्ट अपील के कोर्ट में, और ये फर्स्ट अपील अपील की कोर्ट अपना निर्णय सुनाती या अपना कुछ करती उसके पहले ही दोनों के दोनों डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन हम्म। इसके बावजूद जो फर्स्ट अपील की कोर्ट है वो न सिर्फ जजमेंट सुनाती है, बल्कि आगे चल करके हाई कोर्ट जो है इस फर्स्ट अपील की कोर्ट का जो ये डिसीजन था उसको जो एफर्म भी कर देता है कि हाँ ये ठीक है। तो जब ये डिफेंडेंट के पक्ष में चीजें इतनी हो जाती हैं, तब प्लेंटिफ फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। और सुप्रीम कोर्ट में आकर के उसका भी यही कहना है कि भाई ये जो जजमेंट था जो है फर्स्ट अपील कोर्ट का, ये नल है, नल और वॉइड होना चाहिए, क्योंकि पार्टी तो जो है हियरिंग के पहले ही उसकी डेथ हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सही माना। और फाइनली ये बात खोल करके मतलब वैसे तो ये स्पष्ट थी, लेकिन उसको एक बार दोबारा से ये कहा गया है कि बेसिकली इसमें ऑर्डर 22 रूल 6 ऑफ सीपीसी को एक बार फिर से क्लैरिफाई किया गया है कि इसमें ध्यान दें हाँ, कि ये हियरिंग जो कम से कम हो जानी चाहिए। ठीक है, हमारे केस में क्या हुआ है कि हियरिंग से पहले ही जो है एक पार्टी की डेथ हो जाती है। तब ऐसे हम्म, केस में अब जजमेंट देने की कोई तुक नहीं बनती। यानी कि एक व्यक्ति जो है, अच्छा यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट है इस केस में कि हम्म, इसको भी माना जा सकता था, जैसे फर्स्ट अपील की कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा है, मैटर चल रहा है, तब किसी हम्म, पार्टी की डेथ हो जा रही है, तो भी हम्म, अगर उसका जजमेंट तब वैलिड हो जाता जब किसी लीगल सक्सेसर को जो है मतलब वहां पर जो है वो किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन डाल करके उसकी जगह किसी हम्म, दूसरे व्यक्ति को किया जाता है, तब भी ठीक था। हम्म, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा भी नहीं हुआ। यानी कि जो है कोई सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन भी नहीं पड़ी और पार्टी तो मर ही डेथ हो ही गई थी। तो ऐसे केस में जो जजमेंट इन्होंने दिया है फर्स्ट अपील कोर्ट में, वो जो है इनवैलिड है, उसका ग्राउंड नहीं। तो वो सेट असाइड हो गया है हाई कोर्ट का मैटर। तीसरा जो हमारा केस है, वो उसका टाइटल है भागीरथी दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारा सेक्शन 166(3) ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट का है। ये सेक्शन पहले मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ये सेक्शन ये कहता हम्म, है कि इसका क्लॉज 3 सेक्शन 166 का, नो एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन शैल बी entertained अनलेस इट इज मेड विद इन 6 months ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। यानी कि एक्सीडेंट का जो ऑकरेंस हो रहा है उसके 6 महीने के भीतर अगर कोई हम्म, क्लेम, कंपनसेशन का क्लेम जो है नहीं किया जा रहा है, तो 6 महीने का जो लिमिटेशन पीरियड ये तय कर रही है ये क्लॉज, उसके बाद नहीं इंटरटेन किया जाएगा। लेकिन इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है और उसमें ये कहे हैं कि कोई भी कोर्ट, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो किसी भी हम्म, कंपनसेशन क्लेम को इसलिए डिसमिस नहीं करेगी कि वो टाइम बार्ड है। यानी कहीं ना कहीं इसका जो लिमिटेशन था उसको फिलहाल के लिए उन्होंने जो है
थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया है। तो हम्म। अब यहाँ पर जो मतलब हमारे जो कुछ ग्राउंड्स बने थे इस उसमें कि आखिर क्यों। तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी मोटर व्हीकल एक्ट, इसका जो ओरिजिनल इस फिलॉसफी थी, वो इसी बात की थी कि भाई जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, यानी कि एग्रीव्ड पार्टी को जो है उसके फेवर में चीजें जो है उसको जो बनता है वो उसको मिलना चाहिए। तो अगर इस तरह जी। की जो है लिमिटेशन लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो मूल फिलॉसफी है इस एक्ट की, वही जो है हाँ, डिफीट हो जा रही है। वो, हाँ, ठीक ठीक है, बात वही है। डिफीट हो जा रही है, तो इस तरह की चीजें हैं। हम्म। नेक्स्ट हमारा है मुस्कान वर्सेस ईशान खान। देखिए, ये जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन था। इसके पहले हम इस पर चलें, एक हम बात करेंगे सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी की, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ, ये जो है हाई कोर्ट्स है, इसका जो है टाइटल। इसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट को जो ना इस जो सीआरपीसी है इस संहिता में लिखी कोई भी बात हाई कोर्ट पर रोक नहीं लगाएगी। किस चीज के लिए? कि अगर न्याय, कोर्ट को ये लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है या न्याय दिलाने के लिए वो कोई कदम उठा रही है, तो उस पर इस संहिता में लिखी कोई भी बात जो है रोक नहीं लगाएगी। चाहे न्याय हम्म। दिलाने के लिए, चाहे इस संहिता में ही लिखी किसी जो है प्रावधान को लागू करवाने के लिए, तब वो मतलब एक तरीके से कोर्ट के पास एक मतलब एक तरह का, इसको कहा जाता है लेमैन की लैंग्वेज कि वीटो पावर है। ठीक है, इसका यूज हम्म। करते हैं जब ऐसा लगता हम्म। है कि भाई इनजस्टिस हो रहा है, तब कोर्ट हम्म। इसको जो है यूज करती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इस पावर को कोर्ट जो है बहुत संभल के और बहुत ही मतलब कि जब लगे कि वास्तव में कोई चीज अन्याय हो रहा है तभी इसका यूज करना चाहिए। इसको हर केस में इसका यूज नहीं किया जाता। इस केस का जो मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ, इसमें जो हम्म। है एक बेसिकली मैट्रिमोनियल मैटर था। इसमें जो है हस्बैंड के ऊपर जो है ये सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट और सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी, ठीक है, इसके तहत हम्म। जो है हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स पे चार्जेस थे। 498 आईपीसी जो है ना वो क्रिमिनलाइज करती है क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और उसके फैमिली मैटर्स, सॉरी फैमिली मेंबर्स। और जबकि हम्म। सेक्शन 3 और 4 जो है वो पनिशेबल ऑफेंस बनाती है डॉवरी को देना, लेना या अबेट करना या किसी भी तरीके से उसकी डिमांड करना। तो ये सारी तरीके की धाराएं हैं, मतलब कि बेसिकली ये जो है दहेज से संबंधित धाराएं थी जो हस्बैंड की फैमिली पे लगी थी। अब हुआ क्या है कि ट्रायल कोर्ट ने तो मतलब इसको कर दिया था, एफआईआर के जो है अलाउ कर दी थी। लेकिन फिर ये मैटर जो है हस्बैंड की तरफ से आ जाता है यहाँ पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस एफआईआर को क्वैश कर देती है। और क्वैश करते समय वो जिस चीज का ग्राउंड देखती है, मतलब जिस चीज को ऑब्जर्व करती है, वो ये ऑब्जर्व करती है कि जो मतलब ये मुस्कान यानी कि जो प्लेंटिफ हैं अभी हमारे मौजूदा केस में, उन्होंने एफआईआर लॉन्च होने के पहले जो 2 कंप्लेंट लाई थी उसमें कोई पर्टिकुलर डेट ऑफ इवेंट उन्होंने नहीं मेंशन किया था कि इस दिन उन्होंने हमारे साथ मारपीट की या इस दिन जो है क्रुएल्टी करी और दहेज मांगी गई है। बल्कि हम्म। एफआईआर में ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में बड़ा फैब्रिकेट करते हुए, स्टोरी काउंटर ब्लास्ट तरीके से बनाते हुए उसको जो है एफआईआर में बाद में चीजें इंक्लूड करी गई हैं। तो कहीं ना कहीं एफआईआर की जो है जो निष्पक्षता है, जो सफाई है, उस पर क्वेश्चन उठ रहा था। तो इसको ध्यान देते हुए कोर्ट ने जो है उसको क्या किया है कि क्वैश कर दिया था हाई कोर्ट ने। अब इसकी इस पर जो है जो हमारी पेटिशनर मतलब मुस्कान है, जो वाइफ है, वो आती हैं सुप्रीम कोर्ट इसी के हम्म। अगेंस्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि हाई कोर्ट को सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जो हमने अभी बात करी है, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, तो हम्म। उसके तहत कोई ट्रायल कोर्ट की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं होती है कि बकायदे आप एक एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। मतलब ये जो चीजें कोर्ट ने ऑब्जर्व करी हैं कि किस कंप्लेंट में कौन सी डेट लिखी थी, नहीं लिखी थी, और एफआईआर में जो है बाद में डेट मालूम पड़ रही है, तो ये चीजें ट्रायल कोर्ट का काम है। ठीक है, जो हाई कोर्ट को सेक्शन 482 सीआरपीसी में उसको खाली जो है ये मटेरियल फैक्ट पर चीजें देखनी होती हैं कि क्या प्राइमा फेसाई एफआईआर बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वही होल्ड किया कि प्राइमा फेसाई तो अब ये चीज प्रतीत हो रही है कि हाँ दहेज की मांग की जा रही थी लंबे समय से, और इसलिए एफआईआर तो वैलिड होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो है जो डिसीजन है एफआईआर को जो है क्वैश करने का, उसको सेट असाइड कर दिया है। और वो एफआईआर फिलहाल जो है दोबारा से लागू है। तो ये अच्छा, इसमें सुप्रीम जो है कोर्ट जो हमारा है, बेसिक। तो एक सेकंड के लिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। डिसीजन दूसरे मामले में था, वो वीडियो हमारे चैनल जी। पे उपलब्ध है। 498 ए को लेके वो मामला था कि 498 अच्छा। के लिए सेट कर दिया था कि जैसे 6 महीने कूलिंग पीरियड हो, और हम्म। कूलिंग पीरियड के दौरान जो है मतलब किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, और लेकिन इन्वेस्टिगेशन हम्म। चलती रहेगी। पूरा डिटेल इस ठीक बारे है। में बात की गई थी, वो करा गया हम्म। था।
क्योंकि इसका भी मिसयूज है, जैसे SC ST का मिसयूज वाला मामला आया, वैसे इसको भी मिसयूज की बात सामने आने लगी थी। हालांकि पिछली बार भी जब हाईकोर्ट ने के डिसीजन को ही सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया था और अप्रिसिएट किया था कि इस तरह की उसने पूरी रूलिंग बना के दिया। हाँ, तो ये बेसिकली हमारा ये जो डिसीजन था ये सेक्शन 482 सीआरपीसी को थोड़ा सा क्लियर करता है कि एक्चुअली कोर्ट को, जो हाई कोर्ट है, वो इस सेक्शन का में जो उसकी पावर दी हुई है उसका यूज कैसे करेगी। तो अगला केस हमारा पूनम वर्सेस दूल्हे सिंह का है। देखिए इसमें ये कहा गया है, इसमें हुआ क्या था, क्या हम फैक्ट बता दे रहे हैं कि ये एक फॉर्मर काउंसलर थी जो दोबारा से इलेक्शन में उतर रही थी और इनके ऊपर एक क्रिमिनल कन्विक्शन था। ठीक है। अब ये जो क्रिमिनल केस था इनके ऊपर, ये जो है चेक डिसऑनर के मैटर पे था। ठीक है। और इसको इन्होंने जो है फॉर्म भरते समय इलेक्शन का इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, यानी कि एक नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कन्विक्शन का मैटर था ये। बाद में जब ये बात खुल के सामने आती है तब इनके जो है जो कैंडिडेचर है उसको डिस्qualify कर दिया जाता है, मतलब डिस्qualify हो जाती हैं। तो उसी डिस्qualification के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट आती है। इनका ये कहना था कि अगर हमें मतलब जो नतीजे आए भी हैं इस इलेक्शन के, उस पर कोई असर ना पड़ता अगर मैं बता भी दी होती, यानी कि इनका कहना है कि अगर मैं इस बात को डिस्क्लोज भी करती तो भी नतीजे वही होने थे जो अभी आए हैं, इसलिए मेरा मतलब कि कैंडिडेचर जो है वो क्वालिफाई कर दिया। तो कोर्ट ने यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करी हैं। उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहली बात होती है कि किसी भी इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं ना, उनके पास एक राइट होती है कि उनको अब जो मतलब इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके बैकग्राउंड की पूरी बात उनको जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनको इस बात की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगी अपने ऊपर लगे क्रिमिनल केसेस को, तो कहीं ना कहीं आप वोटर्स के राइट को ब्रीच कर रही हैं। ये वोटर की एक फंडामेंटल राइट है। तो आपने पहली बात, पहला काम तो आपने ये किया कि आपने जो है वोटर्स के जो फंडामेंटल राइट का जो है इसका उल्लंघन किया, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप ये कह रही हैं कि मतलब इलेक्शन के उस पर कोई इम्पैक्ट न पड़ता, आपका नॉन डिस्क्लोज करना अपने आप में जो है इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पर जो है इम्पैक्ट कर दिया है, क्योंकि वोटर्स को जब ये जानकारी ही नहीं थी कि जिसको वोट देने जा रहे हैं उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये स्पष्ट है कि आपने जो है पूरे जो ये इलेक्शन का प्रोसेस था उसको ऑलरेडी इम्पैक्ट कर दिया है। रिजल्ट की तो बात बाद में आएगी, आपने उसके पूरे प्रोसेस को ही इम्पैक्ट कर दिया है। तो इन दोनों बातों को कोर्ट ने बहुत साफ करते हुए ये कहा है कि बेसिकली इसमें बात यही हुई है कि अगर आप पे कोई केस है और पेंडिंग है, वो चल रहा है, तो इलेक्शन के टाइम पे हर हाल में आपको उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। उसका नॉन डिस्क्लोजर जो है आपके जो है कैंडिडेचर को जो है क्वालिफिकेशन को रद्द कर सकता है, और जो इस केस में हुआ और सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने थैंक के यू सर। लिए। और थैंक बस इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम और अच्छे काम कर सके। बहुत मेहनत करते हैं राहुल जी। डिसीजंस को डाउनलोड करना, पहले उसके बारे में जानकारी करना, फिर डाउनलोड करना, फैक्ट समझना, फिर उसके बारे में ब्रीफ करना। मतलब फुल्ली एक तरह से ये कहिए कि फुल डे जॉब है। और इसमें फैक्चुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि 100% वही जाए जो रिटर्न में हो, जो जजमेंट में मेंशन हो। एडिशनल वर्ड्स लोग अपनी तरफ से डालने से बचते हैं। तो इस जी प्रयास बिल्कुल। को और अच्छा लगेगा, हम और आगे बढ़ेंगे। तो वो आपके प्यार स्नेह और जो लाइक और सब्सक्राइब के साथ। तो कुछ और व्यूअर्स की तरफ से सुझाव हो तो वो जरूर दीजिएगा हाँ बिल्कुल, 100% हाँ कि आना कैसे चाहिए। इसको कुछ बेहतर कर कुछ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किस तरह के जजमेंट पे आप सुझाव मतलब चाहते हैं हमसे सुनना। तो निश्चित तौर पे हम लोग उस पर भी काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्याम सरन, और आप ईशान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नमस्ते, थैंक यू इसमें। सर। बिल्कुल थैंक सर, यू। थैंक यू। ओके ओके ओके।